नमस्कार साथियों। भारतीय राजनीति की केंद्र में खड़ा एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जी हां, भारत की राजनीति के भीतर किसी भी राजनीतिक दल के जरिए जो संदेश भारत देश के भीतर प्रधानमंत्री ने चाहे देश को चलाने को लेकर के मौजूद कैबिनेट के मिनिस्टरों की पूरी लिस्ट हो या फिर राज्यों भर के भीतर जो नियुक्त किए जाने वाले मुख्यमंत्री हों, निर्णय सिर्फ एक ही व्यक्ति लेगा। राजनीतिक एक ही व्यक्ति के आसपास घूमेगी और जो भी निर्णय लिए जाएंगे इस दौर में और राजनीतिक तौर पर जो भी जीत मिलेगी वह सिर्फ एक ही व्यक्ति के दायरे में होंगी और उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो क्या लंबे समय से जो राजनीतिक करते चले आ रहे थे, क्या अब उनकी राजनीति अब पूरी हो गई है? जो यह सोच रहे थे कि उनका भी कोई योगदान है राजनीति में और आने वाले समय में वह किसी ऐसे पद के ऊपर या फिर राज्य को चलाएंगे या फिर मंत्रिमंडल के भीतर शामिल होकर के इस भारत देश को चलाएंगे, उनका कोई अब महत्व नहीं है। वर्तमान समय में इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि कोई इस दिशा में आगे बढ़ सके या सवाल खड़ा कर सके। कल तक शिवराज सिंह चौहान का जिक्र था, मामा का जिक्र था, आज महारानी की जिक्र है वसुंधरा का। क्या दोनों की राजनीति अब क्या पूरी हो चली है? अगर ये सवाल अगर राजस्थान में आज गूंजा है तो कल ये मध्य प्रदेश में गूंज चुका है और ये सवाल दिल्ली दरबार के भीतर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर अपनी कद्दावर नेताओं की वजह से पहचान पाते हुए मोदी मंत्रिमंडल के भीतर शामिल हुए थे। अब उनके सामने भी एक संकट है। आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर नजर उनको लेकर के जरा सा अगर टेढ़ा हुआ तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टी संगठन और शायद भारत देश का मिजाज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पे ही चलने लगा है उसके आश्रय वह कहीं टिक ही नहीं सकते। तो पूरी राजनीति की इस पूरी अनूठी दास्तां को आज पूरी लिस्ट के जरिए पलटने की प्रयास करते हैं, समझने की प्रयास करते हैं, क्योंकि भारत देश के भीतर जो भी कद्दावर नेताओं की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही, अब उनके सामने संकट है कि उनका भी कोई महत्व अब होगा या फिर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के भीतर शामिल सबसे पुराने कद्दावर नेता कौन? सबसे पुराने कद्दावर नेता के तौर पर राजनाथ सिंह की पहचान है, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में कैबिनेट में भी वो शामिल थे, लेकिन आज वो बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान गए थे और विधायकों की पूरे बीच बैठ करके एक तरफ राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ राज्य के नए मुख्यमंत्री, जरा सुन लीजिए इस पूरी ऐलान को कि किसी कद्दावर नेताओं की स्थिति कैसे राज्य में हो सकती है, यह इससे पहला आपको अंदेशा जरूर लगेगा। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन। तो राजस्थान प्रदेश के भीतर नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बने, कांग्रेस से चुनाव जीते हैं, पहली बार विधायक बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन का काम बहुत लंबे समय से कर रहे थे। राज्य के भीतर जो लंबे वक्त से मुख्यमंत्री के तौर पर वहां रहा, उन्हीं के हाथों में पर्ची दे दी गई कि आपको अब जिस नाम का ऐलान करना है वह राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने भजन लाल शर्मा का नाम का ऐलान कर दिया और इसकी पूरी जानकारी भारत देश के कद्दावर नेताओं में एक शुमार राजनाथ सिंह का होता है, तो वह कह रहे हैं। लेकिन इतना ही भर बात नहीं है, बात तो इसके आगे की भी है और बदलती हुई इस पूरी राजनीतिक तस्वीर की है जो जिससे भारतीय जनता पार्टी के पीछे हरकंप मच गया है। एक समय जब वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री जब पहली बार बनाया गया था, तब उस समय में प्रमोद महाजन से पूछा गया था कि आपको क्या खासियत उसमें दिखाई दिया, हाईकमान को क्या लगा था। उन्होंने कहा जो भरोसा और उम्मीद, जो आशा राजमाता सिंधिया की आंखों में दिखा, वही उम्मीद और भरोसा और आस जो है वसुंधरा राजे सिंधिया में है। लेकिन क्या उन आंखों की जरूरत या फिर उस उम्मीद और आस की जरूरत अब शायद भारतीय जनता पार्टी को
2023 के दिल्ली हाईकमान को बिल्कुल भी नहीं है। तो भजन लाल शर्मा जो ना तो अनुभवी हैं और ना ही सीनियर नेता हैं, लेकिन दिल्ली ने चाहा तो उन्हें मुख्यमंत्री राजस्थान का बना दिया और कोई कुछ कह भर नहीं पाया। कहता भी कैसे, एक पूरी बिसात बिछा दी गई जिसमें सुबह ही आकर के किरोड़ीलाल मीणा ने आकर, जब तक मोदी जी हैं उन्होंने कहा तब तक लॉबिंग जैसी कोई भी बात नहीं हो सकती, वह चौंकाएंगे और हम चौंक जाएंगे। राजेंद्र राठौर आकर के कहते हैं कौन सीएम बनेगा, या दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिनकी नीतियों पर यह चुनाव लड़ा गया वह निर्णय लेंगे। संदेश बहुत साफ निकलने लगा, जो भी कहेगा जाएगा, उसको हर किसी को मानना है, कोई सवाल जवाब नहीं। यहां तक लोकतंत्र का जिक्र, वहां पर लोकतंत्र के लिए एक तस्वीर आपके सामने होगा जिसको ग्रुप फोटो कहते हैं। अगर महारानी जा रही है तो एक नई रानी की एंट्री भी तो हो रही है। एंट्री जरा इसको भी समझे कैसे हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी यानी इनकी लोकतंत्र की तस्वीरों में अब दर्ज हो गई और तस्वीरें घर घर में होंगी। रानी की एंट्री कैसे हुई, जैसे आने वाले समय में भारत की राजनीति को कैसे नापेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की कहानी जो है पूरी तस्वीर में दर्ज हो गई और तस्वीर दीवार पे लटका दिए जाएंगे। रानी की एंट्री कैसे हुई, जो आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश को कैसे समझेंगे, यह भी कहीं आपको समझ आ गया होगा। लेकिन सवाल दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ता है, जो कहता है कि दिल्ली की ताकत का मतलब भारतीय जनता पार्टी के भीतर कद्दावर नेताओं के हरकंप के साथ क्यों गूंजता है। जरा ध्यान दीजिए, इस समय में भारतीय जनता पार्टी के जो भी राज्य हैं और जहां भी वहां पर जो भी मुख्यमंत्री हैं, उनकी नियुक्ति दिल्ली के इशारे पे ही होती है, दिल्ली के कहने पे हुई है। सवाल सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ही नहीं है, जो बीते कुछ 48 घंटों के भीतर, 2 दिनों के भीतर यहाँ जो कुछ भी हुआ, सवाल तो पूरी एक लंबी लिस्ट में है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, असम के हेमंत बिस्वा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और आज राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके भी नाम का ऐलान कर दिया गया। जिस दौर पे वो किया गया सब कुछ आपके सामने है। तो क्या कद्दावर नेता इस समय में अब दिल्ली की ताकत का एहसास कर रहे हैं, या फिर दिल्ली की ताकत यानी इस समय में नरेंद्र मोदी की सत्ता की पहचान यही है कि वह अपने मुताबिक पूरी भारतीय जनता पार्टी को हाकेंगे और राजनीतिक तौर पर इसमें जो भी काम किया वह कोई अब मायने नहीं रखता, कोई कुछ कह नहीं सकता। और 2024 की तस्वीरें आने वाले समय में सांसदों के जरिए क्या बदल जाएगी, हो सकता है कि बदल जाए, लेकिन कई सवालों को इस समय में नए तरीके से समझने की जरूरत है आज, क्योंकि एकमात्र नेता है योगी आदित्यनाथ, जिनको हटाने की कोशिशें विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली दरबार ने बाखूबी तौर पर किया था। लेकिन राज्यों को पहले कई टर्म में चलाने के लिए दिल्ली से संगठन वाले व्यक्ति को भी भेजा गया, जिस रूप में जो बातें की थी अतीत की बात है। लेकिन वर्तमान समय में और आने वाले समय को लेकर के क्या निशाने पर योगी आदित्यनाथ भी होंगे। जब लोकसभा के चुनाव की दिशा में दिल्ली आगे बढ़ेगी तो फिर अपने अनुकूल प्यादों की पूरी लिस्ट, और शायद हर लिस्ट के साथ, हर प्यादे के साथ, हर सिक्के को अपने अनुकूल रखने की चाहत दिल्ली को नहीं होगा क्या? दिल्ली चाहता क्या है और जो चाहता है उसको पूरा कैसे करती है, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं रहा। जब नजर आ गया इन तमाम राज्यों के भीतर
जब हम पूरी लिस्ट को जब दिखाना शुरू किया, योगी आदित्यनाथ इसलिए भी बचे हुए हैं क्योंकि उस समय में उनके पीछे आरएसएस थे, और आरएसएस जिसकी अपनी एक अलग पहचान राजनीतिक से हट करके रही है, लेकिन इस समय में वह भी राजनीतिक कार्यकर्ता या फिर कहे सत्ता को बचाने के लिए कार्यकर्ता के तौर पर उसकी पूरी पहल बार बार नजर आपको आने लगा है। कितना बड़ा बदलाव संघ के भीतर हुआ, उसके भीतर जब संघ बीजेपी शासित राज्यों के भीतर पूरी हड़बड़ाहट को अगर समझना चाहते हैं तो इसको जरा समझिए कि जब सवाल आज शिवराज सिंह चौहान से किया गया कि आप दिल्ली जाएंगे, उनका जवाब क्या था, जरा आप भी सुनिए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, या तो गुस्सा है या फिर एक ऐसा आक्रोश है जो आने वाले समय में मौजूदा वक्त में किसी भी तरीके से रोक लिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे नेताओं के बीच लगातार अब निकल रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए बड़ी मशक्कत किया, अपने जिंदगी के तमाम साल गुजार दिए कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जाए। और भारतीय जनता पार्टी जब आगे बढ़ रही है तो उनकी जरूरत सिर्फ इस समय में भी सिर्फ आगे बढ़ाने की है, यह कहने की बात है, या फिर वाकई ऐसी एक नई ट्रेलर है। जिस भी दौर में जिस तरीके से खड़े हुए, लेकिन सवाल जो है उन कद्दावर नेताओं के साथ कुछ सवाल इस समय जुड़ ही जाएंगे कि अब उनके जहन में क्या हो, क्योंकि संगठन के सवाल को लेकर के तो संघ के भीतर भी बहुत घमासान मचा हुआ है कि संगठन वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आरएसएस चलाता था। उसके भी नकेल अगर सत्ता ने अपने हाथ में ले रखी है और इस ताकत के साथ कि अगर हम हैं, हम ही चलाएंगे और हम चुनाव जिताएंगे, तो इसको बाद कोई कुछ कह ही नहीं सकता। फिर सवाल वही, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सिर्फ मोदी, सरकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी, राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता को चलाने के लिए दिल्ली के हाथ में रिमोट, क्या ऐसी परिस्थिति बन गई है? बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन के तौर पर जिसका उदय होता है और उसकी ट्रेनिंग है, फिर उसकी पूरी राजनीतिक तौर पर सिद्धिकरण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करवाता, बल्कि आरएसएस उसको करवाता। वही आरएसएस जो कि विचारधारा और मुद्दों के आश्रय अपने कई संगठनों में लगातार फेरबदल करती चली गई, क्योंकि दिल्ली नहीं चाहती थी। विश्व हिंदू परिषद के भीतर से किन नेताओं को हटा दिया गया, इससे कोई छुपा हुआ नहीं है। किन नेताओं की भर्ती की गई, कौन विश्व हिंदू परिषद को चला रहे हैं, पहले जिनको चलाते थे उनकी पहचान क्या होती थी, किसान संघ, उनको चलाने वालों के सामने कौन से बड़े सवाल थे जब नरेंद्र मोदी सत्ता ने राजनीतिक तौर पर और इस देश में नीतिगत फैसले के तहत ही किसानों को भी कॉरपोरेट के हवाले करने की सोची, वहां भी फेरबदल किया गया। भारतीय मजदूर संघ, मजदूरों को लेकर के जो सवाल पीएमएस उठाती थी, फेरबदल वहां भी कर देना पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी और स्वयं को झुकना पड़ा कि सत्ता नहीं रहेगी तो फिर संगठन का मतलब ही क्या रहेगा। याद कर लीजिए स्वदेशी जागरण मंच को कौन चलाते थे, उसमें किस तरीके से किस रूप में फेरबदल करना पड़ गया था। यानी पूरी एक लंबी लिस्ट, विश्व हिंदू परिषद, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, आदिवासी कल्याण संघ, उसके भीतर भी बदलाव किया गया। तो आरएसएस के भीतर जो फेरबदल किया गया, उस फेरबदल इस हद तक आगे करना पड़ गया जो उसकी अपनी पूरी राजनीतिक सोच या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सोच आरक्षण को लेकर के रही हो, या फिर इस समय में ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणों को लेकर के सब कुछ बदल गया। और एक के बाद जिले दर जिले ओबीसी आरएसएस स्वयंसेवकों का उदय होने लगा। राजनीतिक तौर पर जो बहुत बेहतरीन स्वयंसेवक था उसको राजनीति के भीतर भी हाथ जमाने का पूरा मौका मिल गया। सुविधाओं की पोटली सरकार ने संघ के स्वयंसेवकों के सामने खोल दिए। जो कद्दावर स्वयंसेवक मौजूद थे उन्हें तमाम सुविधाओं के दायरे में लपेटा गया और कहा यही गया, यही आपको चाहिए, या इसी तरीके से पूरा विस्तार होता है और इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है, तो सब कुछ उसमें धीरे धीरे समाते चला गया। और यही वह परिस्थिति थी शायद जब अब दिल्ली दरबार के इशारे पे राज्य और केंद्र सरकार भी चलती है, क्योंकि सवाल इतना ही नहीं है कि संघ के भीतर फेरबदल
वर्तमान दिल्ली की सत्ता के इशारे पे करने की स्थिति में संघ भी आ गया। सवाल ये उठता है कि क्या अपने तौर पे खुद अगर भारत देश के भीतर सरकारों की पूरी लिस्ट को अगर आपको समझना शुरू कीजिएगा तो आपके मन में आएगा कि वर्तमान समय में कैबिनेट के भीतर प्रभावी लोग कौन कौन बचे हैं। आपके मन में विदेश मंत्री का नाम आएगा, नौकरशाह जयशंकर। उनकी राजनीतिक जमीन अपनी नहीं है लेकिन विदेश मंत्री है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, वह भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी भी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है लेकिन वह रेल मंत्री हैं। शहरी विकास मंत्री या फिर पेट्रोलियम मंत्री यानी हरदीप सिंह पुरी, उनकी भी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, नौकरशाही से निकल करके आए। कौन चाहता है ये सब? जाहिर है वर्तमान मोदी सत्ता ने चाहा, उसके बाद उस पूरी रेखाओं को बनाना शुरू किया। इस पूरी लिस्ट में आइएगा तो पीयूष गोयल, उनके पास कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम उन्हीं के जिम्मेदारी में है। क्या वो राजनीतिक तौर पर चुनाव खड़े होकर के जीत सकते हैं या राज्यसभा के सदस्य के तौर पर? ऐसी राजनीति कर दीजिए जिसके भीतर सामने वाला कोई सवाल ही नहीं कर सके। ऐसी राजनीति कर दीजिए जिसके भीतर सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको सबसे महत्वपूर्ण पद के ऊपर जब आप आसीन कर दीजिएगा तो उसके बाद वह आपका जीवन भर आभारी बना रहेगा। और बहुत बड़ा संयोग की बात है कि आज संसद के भीतर जब राज्यसभा में डिस्कशन हो रहा था इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर के, वह बिल लोकसभा में रखा जा चुका, वहां उस सेशन में राज्यसभा में आ गया और आज ही आया था। वहां पर ये सवाल लगातार उठे थे कि इलेक्शन कमीशन को भी अगर, क्या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी अगर प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से कर रहे हैं तो फिर चुनाव को लेकर के जो पूरे पारदर्शिता है होनी चाहिए वह कैसे बचेगी? या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी हुआ थी, कैसे संभव है जिसकी आप नियुक्ति करते हैं वो आपसे सवाल पूछे? ये बिल्कुल संभव नहीं होगा। लेकिन ताकत और सत्ता इसी को तो कहते हैं। और उस पूरी लिस्ट में अगर धर्मेंद्र प्रधान को अगर गिन लीजिएगा, शिक्षा मंत्री हुई है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हुई है, राज्यसभा के सदस्य, चुनाव नहीं लड़े हैं। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट मिनिस्टर, चुनाव लड़ करके नहीं आए, राज्यसभा के द्वार से आए। भूपेंद्र यादव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर है, वह भी राज्यसभा से आए हुए हैं, वह भी, उनका भी योगदान जबरदस्त तरीके से है। मनसुख मांडविया हेल्थ और केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन मिनिस्टर, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, लोगों के बीच से चुन करके नहीं। पुरुषोत्तम रूपाला जल शक्ति मंत्री हैं, वह भी राज्यसभा के सदस्य हैं। यह सब डिजाइन जो ये कहता है कि किसको किस रूप में नियुक्त करते हुए वर्तमान राजनीति में जो व्यू रचना भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने को और चुनाव जीतने के बाद खुद को बने रखने के लिए जो उसके भीतर, क्या यह सवाल कोई भी नहीं कर सकता है कि राजनीतिक दल आखिर होता क्यों है? राजनीति तो चुनाव जीतने के लिए की जाती है और राजनीति जब चुनाव जीतने के लिए अगर करती है तो फिर जो जिता सकता है उससे बड़ी विचारधारा किसी के पास भी नहीं है। लेकिन संकट तो उन नेताओं के सामने आकर के खड़ा होता है जिसकी पहचान कद्दावर नेताओं के तौर पर रहा और जिन्होंने सालों साल से जिस राजनीति को साधा या फिर जिस राजनीति को आगे किया और भारतीय जनता पार्टी ने उस राजनीतिक जमीन के ऊपर चलना शुरू किया, उन नेताओं के भी अब कोई जरूरत अब नहीं है। क्या नहीं है? इसीलिए क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के उदय से ही 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तभी तो 3 ही मुद्दे हुआ करते थे। वो तीनों मुद्दे के भीतर कोई सफलता नहीं मिला, लेकिन वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी ने खुद सफल करके दिखा दिया, तो उनसे ताकतवर कोई कैसे हो सकता है? और चुनावी जीत साथ जुड़ गया है तो वो 3 मुद्दे, अयोध्या के राम मंदिर का अटल बिहारी वाजपेयी चाह करके भी नहीं कर पाए। आप कहिएगा गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त ताकत के साथ है, उस समय ताकत के साथ ऐलान दर ऐलान इस वक्त करते हुए उस पर इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू भी किया जाता है। अयोध्या के भीतर राम मंदिर, धारा 370 सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दिया कि केंद्र सरकार ने जो कहा सही कहा। और कॉमन सिविल कोड इंतजार कर लीजिए 2024 से पहले वह भी सामने आएगा। इस समय में तो सीएए एनआरसी इसको भी 2024 के चुनाव से पहले सामने लाना है। 3 तलाक का मसला पहले ला ही चुके हैं। यानी जो इच्छाएं आरएसएस के संघर्ष के साथ जुड़ी हुई थी अगर वह पूरी हो रही है तो फिर संघ भी क्या कहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कौन सवाल कर सकता है? बिल्कुल जाहिर तौर पे कोई भी सवाल नहीं कर सकता है। और यही वह तो ताकत है, जो राजनीतिक ताकत जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र को लेकर के हो सकता है कि सवाल खड़ा हो। लेकिन एक सवाल यह भी है
कि लोकतंत्र तो कांग्रेस के भीतर बहुत ज्यादा है। जिसे जो होता है वह कहता है, जो करता है वो अपने हिसाब से टिका टिप्पणी कर लेता है, अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा करने से चूकता नहीं, राजनीतिक लाइन अलग खींच देता। यही तो डेमोक्रेसी कांग्रेस को ले डूबा है। तो क्या पार्टी का मतलब अब एक तानाशाह की जरूरत पार्टी के भीतर भी होती है? क्या पार्टी का मतलब और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भारत देश के भीतर एक ऐसे ताकत की जरूरत हमेशा पड़ती है जिसके भीतर सामूहिकता का बोध ना हो? ये सारी बातें वर्तमान समय की एक ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी चलते हुए बहुत आगे निकल गई है। लेकिन वह आगे निकली हुई भारतीय जनता पार्टी जब पीछे मुड़ती है तो उसके पास कोई भी नेता नहीं होता, कोई सेकेंड लाइन नहीं बचता, कोई सेना इस रूप में मौजूद नहीं होता है जिसके पास वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में किस रूप में ले जाना और इस समाज को जोड़ना, वो नहीं बचता। ताकत है चुनाव जीतने की, और यह एक ऐसी ताकत है जो सारी विचारधारा और सारी राजनीतिक सोच के ऊपर हावी होती है। और यही वह कारण है शायद जब इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जरा इसको समझने का प्रयास इस रूप में किया जाए कि राज्य दर राज्य अगर दिल्ली दरबार नियुक्त करता है तो इसके बाद भारत देश के भीतर में जो संस्थाओं का नाम जो विपक्ष लेते रहते हैं, ईडी का चेयरमैन कौन बनेगा, पीएमओ तय करेंगे। सेबी का चेयरमैन कौन होगा, पीएमओ तय करेगा। सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा, पीएमओ तय करेगा। सीएजी कौन होगा, पीएमओ तय करेगा। सीबीसी कौन होगा, पीएमओ तय करेगा। इलेक्शन कमिश्नर कौन, पीएमओ तय करेगा। दिल्ली मुख्यमंत्री को कितने पावर दिए जाएंगे, ये पीएमओ तय करेगा। या पार्लियामेंट संसद के भीतर सुप्रीम कोर्ट को भी नतमस्तक की स्थिति में लाया जाएगा और कहा जाएगा संसद से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होता है। और इसीलिए उसी संसद के भीतर इस भारत देश के भीतर चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद सरकार के साथ खड़ा होने के से कोई कतराते नहीं कि जो राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर तक बनते हैं। जजेस की नियुक्ति को लेकर के भी चाहे चीफ जस्टिस कहते रहे हैं कि हमने कॉलेजियम के जरिए आपके पास जो नाम भेजे हैं, आप मन चाहे तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। आज से जज को चुन लिया तो वो जो जज हो गया, हमारे नाम पर एक मुफ्त आप सहमति क्यों नहीं बनाते? ताकत यही होती है। राजनीतिक तौर तरीके शायद वर्तमान समय की यही कहानी कहती है, जिसके भीतर एक के बाद एक मुद्दे को अगर समझना शुरू कीजिएगा तो बहुत लंबी बातें देखते रहिए। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आया है भारत देश के भीतर, जो पैसा दे रहा था और जिसको दे रहा है उसका नाम छुपाना है, संसद में इसके ऊपर ठप्पा लग गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर अटका हुआ है। भारत देश के भीतर जासूसी का भी आरोप लगा सरकार के ऊपर, तो सरकार ने कहा यह राष्ट्रीय हित में पेगासस का मामला है। इस देश में जब कमीशन की बात राफेल के जरिए लगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दे का सरकार ने आमने सामने जोड़ दिया। यानी संसद से ज्यादा कोई ताकतवर हो ही नहीं सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान समय में इस देश की उस राजनीति के केंद्र में खड़े हैं, बीचों बीच, जहां चारों तरफ आप सोच सकते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी है, ये आरएसएस है, ये आरएसएस के तमाम संगठन है। लेकिन सवाल सभी को एक ही काम करना है और वो काम बहुत साफ है कि दुनिया भर में जिस नाम का डंका बजाया जा रहा है उसी नाम को लेकर के राजनीति भी करनी है और पार्टी भी चलानी है। जय हिंद,